हम लोग बात कर रहे थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हम लोग बात किए थे कि रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के, इन सब चीज़ों की बात कैसे होती है, कैसे क्या फार्मूले थे, कैसे हम लोग उनको कैलकुलेट करते हैं। तो रेट ऑफ 3 पॉइंट आपको बताए थे लास्ट क्लास में कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन R इक्वल टू K होता है और K कांस्टेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट था कि अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की बात करें तो उसका फार्मूला क्या था, B इक्वल टू KT, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू KT। रेट कांस्टेंट गिवन होगा तो किसी भी टाइम पर, जिस टाइम पे पूछा जाए वो टाइम इनटू रेट कांस्टेंट क्या देगा आपको, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, B मतलब प्रोडक्ट। और तीसरा फार्मूला था कि अगर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पूछे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसके लिए फार्मूला था A0 माइनस KT। concentration of reactant after time t at time t is equal to A0 minus KT, where A0 is the initial concentration of reactant। ये क्या था आपका initial concentration, this is the initial concentration of reactant, K is the rate constant and T is the time। किसी टाइम पर आपको रेट कांस्टेंट A0 गिवन है तो इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर K इज नोन है रेट कांस्टेंट और इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर। K के एक नाम और भी है, उसको भी ध्यान रखिएगा। K को वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, कभी भी ये टर्म यूज हो जाए तो इसको भी ध्यान रखिएगा। रेट कांस्टेंट तो बहुत कॉमन नेम है, नॉर्मली रेट कांस्टेंट यूज होता है, बट कभी वेलोसिटी कांस्टेंट भी दे दिया जाए तो वेलोसिटी कांस्टेंट का भी मतलब क्या होता है कि रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट। एक नाम इसको और ध्यान रखिएगा, दैट इज वेलोसिटी कांस्टेंट। तो आज हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। ये जो 3 फार्मूले हम लोग लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में देखे थे, इनके आगे हम लोग बात करके कैसे निकालते हैं। तो देखिए आज एक टर्म डिस्कस करना है हमको, एक नया टर्म डिस्कस करेंगे, दैट इज हाफ लाइफ। एक टर्म है दैट इज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, ठीक है। देखिए हाफ लाइफ को डिनोट करते हैं T हाफ, जिसका सिंबल है हाफ लाइफ का, दैट इज T हाफ, या फिर ऐसे भी लिख देते हैं T 50%। हाफ लाइफ इज द T हाफ या फिर 50%। नाम ये हाफ, आधा, तो T हाफ या फिर T 50%। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये हाफ लाइफ। इसके क्वेश्चन को आते हैं कि हाफ लाइफ क्या है, कैसे डिफाइन करती है। तो सबसे पहले हाफ लाइफ को समझिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या होता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ध्यान सुनिएगा फिर से, हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला जाए, यानी हाफ ऑफ द रिएक्टेंट का आधा इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अब बताइए आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला गया तो रिएक्टेंट कितना बचा, आधा, क्योंकि आधा तो प्रोडक्ट में चला गया तो बचा कितना रिएक्टेंट, आधा। तो हाफ लाइफ की डेफिनेशन आप ऐसे याद रखिएगा, हाफ लाइफ इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। देखिए इस डेफिनेशन को जब ऐसे याद रखेंगे
तो आप आगे बहुत फायदा होगा, हाफ लाइफ नहीं कोई भी टाइम डिफाइन होना करना होगा, बस सिमिलर सेम डेफिनेशन से डिफाइन करेंगे आपको। जैसे डेफिनेशन की लैंग्वेज है वैसे ही हम लोग कोई भी टाइम डिफाइन करना होगा वैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो हर टाइम को डिफाइन करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए अगर हाफ लाइफ की डेफिनेशन को इस तरीके से याद रखें कि हाफ लाइफ क्या है। हाफ लाइफ इज द टाइम in which half of the reactant is converted into product। यानी आप देख सकते हैं what is the half life? Half life is the time half life is the time in which half of the reactant is converted into product। आधा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाए, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्ट हो जाए, किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट। हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला जाए। जैसे देखिए हम लोग बात की थी रिएक्शन क्या थी, ए से बी, डेट कांस्टेंट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसका कंसंट्रेशन ए नॉट और ये कितना था 0। शुरुआत में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ए नॉट और ये 0। टाइम t इज इक्वल टू t लिख रहे थे, टाइम t इज इक्वल टू कोई टाइम t। अब ध्यान दीजिए जो t है अगर हम बोलते हो t हाफ हो जाए, ध्यान दीजिएगा हमने कहा कि टाइम t इक्वल टू जो t था उसको हम ले रहे हैं t हाफ, यानी कितने टाइम के बाद बात कर रहे हैं, t हाफ के बाद। यहां पर हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन लिखने जा रहे हैं कितने टाइम के बाद, टाइम t इक्वल टू t हाफ के बाद। अच्छा t हाफ के बाद यानी हाफ लाइफ के बाद ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट कितना पहुंचेगा, तो देखिए डेफिनेशन से जाइए। डेफिनेशन क्या है, हाफ लाइफ इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। यानी आधा रिएक्टेंट कहां चला जाए, प्रोडक्ट में, आधा तो प्रोडक्ट में चला गया था कितना, ए नॉट। ए नॉट का आधा कितना होगा, ए नॉट बाई 2। ए नॉट बाई 2 कहां चला गया, प्रोडक्ट में, यानी बी कितना बन के आ गया, ए नॉट बाई आधा कहां चला गया, प्रोडक्ट में। ए नॉट था इसका आधा, ए नॉट बाई 2 कहां आ गया, प्रोडक्ट में। बचा कितना, आधा। भाई ए नॉट का ए नॉट बाई 2 यहां चला गया तो ये कितना बचा, ये भी कितना आ जाएगा, ए नॉट बाई, चाहे आप माइनस भी कर सकते हैं, ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2 सेम आ जाएगा। इससे इसको माइनस कर दो क्योंकि आधा चला गया प्रोडक्ट में, ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2 दैट इज ए नॉट बाई 2। ये सिंपल आसान सा है कि इसका आधा कहां चला गया, प्रोडक्ट में, तो ए नॉट का आधा ए नॉट बाई 2 प्रोडक्ट में आ गया। ये भी कितना बचेगा, आधा, आधा इधर आ गया, आधा इधर गया, दैट इज ए नॉट बाई 2। तो देखिए टाइम t इक्वल टू जब t हाफ होगी यानी हाफ लाइफ के बराबर टाइम होगा तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ए नॉट बाई 2, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई 2। अब देखिए आपके पास फार्मूला था है कि कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू 80। पिछले क्लास में फार्मूला हम लोग लिखे थे, डिराइव किए थे, कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू 80, यानी B का कंसंट्रेशन। तो अगर हम लोग कहें कि टाइम t इज इक्वल टू t हाफ है, टाइम t के हम लोग क्या ले रहे हैं, t हाफ, उस समय जो B का कंसंट्रेशन होगा, जब टाइम t इक्वल टू t हाफ है, t इक्वल टू t हाफ, तो B कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई 2। रिएक्शन से देखिए
जब टाइम t इक्वल टू टी हाफ है तो b कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा a नॉट बाई 2। टाइम t इक्वल टू टी हाफ, कंसंट्रेशन b इक्वल टू a नॉट बाई 2। ये वैल्यू यहाँ पे रखो, b की जगह पर a नॉट बाई 2 और टाइम t की जगह पर टी हाफ। तो b की जगह पे लिख सकते हैं a नॉट बाई 2, यहां से a नॉट बाई 2 इज इक्वल टू k इंटू t की जगह पे क्या रखेंगे टी हाफ, दैट इज टी हाफ। यहां से k को इधर ले आते हैं तो टी हाफ इज इक्वल टू k से डिवाइड कर दो, इधर कैंसिल, इधर क्या आ जाएगा a नॉट अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू a नॉट अपॉन, यानी यहां से आपके पास हाफ लाइफ का फार्मूला आ गया फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए लगाएगा फार्मूला, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ है दैट इज इक्वल टू a नॉट अपॉन 2k। चौथा फार्मूला आ गया, तीन तो हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे। चौथा फार्मूला दैट इज हाफ लाइफ, टी हाफ या उसको लिख सकते हैं t 50%, दोनों से मतलब है। तो टी हाफ इज इक्वल टू a नॉट अपॉन 2k। यहाँ पर a नॉट क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड k इज द रेट कांस्टेंट। a नॉट क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट that is the initial concentration of reactant and k क्या था, rate constant, या इसका एक नाम और के that is the velocity constant। तो देखिए फार्मूला ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होती है, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ निकालनी हो तो क्या पता होना चाहिए आपको, इनिशियल कंसंट्रेशन और इसकी वैल्यू k, रेट कांस्टेंट की वैल्यू। इनिशियल कंसंट्रेशन a नॉट एंड k रेट कांस्टेंट, k रेट कांस्टेंट। अगर ये वैल्यू पता है इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो यहां से देखिए टी हाफ इज इक्वल टू a नॉट अपॉन 2k। अच्छा एक चीज बताइए, k क्या है, कांस्टेंट, k कांस्टेंट, 2 भी क्या है, तो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये पूरा टर्म तो कांस्टेंट हो गया, 2k तो कांस्टेंट है। इसका मतलब हाफ लाइफ केवल किस पे डिपेंड करेगी, a नॉट पे, यानी हाफ लाइफ की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, a नॉट पर। कांस्टेंट टेंपरेचर की बात कर रहे हैं, अगर कांस्टेंट टेंपरेचर पर ही k कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट टेंपरेचर पे ये 2k तो कांस्टेंट हो गया, तो टी हाफ की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, a नॉट, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन पर। अगर हमने इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर 2 मोलर दिया, यहाँ पर क्या रखेंगे 2, हाफ लाइफ कुछ और आएगी। यहाँ पे चेंज कर दो इनिशियल कंसंट्रेशन, 2 मोलर से ना लेके 5 मोलर से रिएक्शन शुरू की, तो यहाँ पर कितना रखेंगे 5। इनिशियल कंसंट्रेशन 5 ना लेके 10 मोलर ले लो, यहाँ पर क्या रखेंगे 10, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम लोग 10। यानी अगर a नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू डिफरेंट करते जाएगी, चेंज करते जाएगी, तो हाफ लाइफ की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, चेंज। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू केवल किस पर डिपेंड करती है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, केवल किस पर डिपेंड करेगी, इनिशियल कंसंट्रेशन पे। और क्या रिलेशन होगा, टी हाफ is directly proportional to a naught. T half is directly proportional to a naught. और आप a naught की वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करते जाइए, हाफ लाइफ की वैल्यू चेंज होती जाएगी। जैसे जैसे आप इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, इसकी वैल्यू आप चेंज करते जाओ, 2 मोलर ले लो, फिर रिएक्शन स्टार्ट करो, 5 ले लो, 10 ले लो, 20 मोलर ले लो। जैसे से आप रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करते जाओगे, हाफ लाइफ की वैल्यू चेंज होती है।
तो देखिए इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जैसे आपसे कह दिया जाए कि ये रिएक्शन है, ये गिवन रिएक्शन है और नहीं बताया गया कि किस ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन एक पॉइंट बोल दिया उन्होंने, एक लाइन लिख दी कि इस रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जैसे ये लाइन बोली ये किसके लिए होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो कंफर्म हो गया आप रिएक्शन कौन सी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको ध्यान रखना है कि एक हाफ लाइफ का फार्मूला, हाफ लाइफ क्या होती है, कैसे निकालेंगे, A0/2K। और दूसरी चीज पॉइंट ध्यान रखना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ केवल किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। देखो जैसे जैसे आप ये बढ़ाते जाओगे हाफ लाइफ की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू बढ़ाएंगे हाफ लाइफ की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फार्मूला क्या होता है, और एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये तो बात हो गई हाफ लाइफ, क्या हाफ लाइफ क्या होता है। ऐसे एक टर्म और डिफाइन होता है यहाँ पर, लाइफ टाइम। एक दूसरा टर्म है दैट इज लाइफ टाइम, इसको नोट करिए। फिर हम लोग बात करते हैं लाइफ टाइम। हाफ लाइफ का मतलब आधी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, हाफ लाइफ मतलब टी हाफ 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, लिख रहा है A0 का आधा काम हो गया, A0 पे। अब दूसरा टर्म हम डिस्कस करेंगे दैट इज लाइफ टाइम। लाइफ टाइम, दूसरा टर्म लाइफ टाइम से हम लोग हाफ लाइफ डिफाइन किए थे, वैसे ही टर्म डिफाइन होता है लाइफ टाइम। इसको डिनोट करते हैं TLT, लाइफ टाइम TLT, या फिर ऐसे लिख सकते हैं T 100%। तो देखिए बिल्कुल क्लियर ही है। हाफ लाइफ हम लोग जब बात किए थे तो हाफ लाइफ में हाफ लाइफ वो टाइम था जिसमें 50% रिएक्शन क्या हो रही है, कंप्लीट। 50 मतलब आधी रिएक्शन क्या हो जा रही है, कंप्लीट। आधा रिएक्टेंट कहाँ जा रहा, प्रोडक्ट। और लाइफ टाइम में क्या है, 100% रिएक्शन कंप्लीट, मतलब पूरा पूरा रिएक्टेंट कहाँ पहुंच गया, प्रोडक्ट में। ये कितना हो गया, जीरो। पूरा पूरा 100% रिएक्शन क्या हो जा रही है, कंप्लीट, यानी पूरा रिएक्टेंट A0 उठ के कहाँ पहुंच गया, प्रोडक्ट में। तो ये कितना बन के आ जाएगा, A0, और ये बचेगा कितना, जब पूरा खत्म हो गया तो कितना बचा, जीरो। यानी रिएक्शन जब खत्म हो जाए, रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाए, उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम। तो हाफ लाइफ क्या था, हाफ लाइफ इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। और लाइफ टाइम क्या है, लाइफ टाइम इज द टाइम इन विच कंप्लीट रिएक्टेंट यानी 100% रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जैसे हाफ लाइफ की डेफिनेशन में बोले थे हाफ ऑफ रिएक्टेंट, इसमें हो जाएगा 100% कंप्लीट रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। लाइफ टाइम का मतलब, लाइफ टाइम इज टाइम
लाइफ टाइम इज टाइम इन विच हंड्रेड परसेंट reactant is converted into product. लाइफ टाइम क्या है? लाइफ टाइम इज द टाइम इन विच 100% रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। पूरा रिएक्टेंट इसमें कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट। तो अगर देखिए यहाँ पर सेम चीज है, अगर टाइम t इक्वल टू 0 तो ये a नॉट ये 0। अगर टाइम t की जगह पर हम लोग t लाइफ टाइम ले रहे हैं, इसकी बात करें लाइफ टाइम, तो 100% पूरा रिएक्टेंट कहां पहुंच गया? प्रोडक्ट में। तो ये कितना बचा? 0 0 और ये कितना बन गया? पूरा रिएक्टेंट कहां पहुंच चुका है? प्रोडक्ट में। ये क्या हो गया? 0, ये क्या हो गया? A0। फिर से देखिए सेम फार्मूला लगा दीजिए, कंसंट्रेशन B इक्वल टू KT। जब टाइम यहां पर अगर हम लोग बात करें तो जब टाइम लाइफ टाइम है, जब टाइम t इक्वल टू t और t की बात कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन B कितना हो जा रहा है? A0। यानी यहां पर जब लाइफ टाइम रखेंगे तो कंसंट्रेशन B कितना होगा? A0। यानी t इक्वल टू t LT लाइफ टाइम, तो कंसंट्रेशन B किसके बराबर हो गया? A0। यहाँ से साफ साफ लिखा हुआ है कि जब लाइफ टाइम होगा तो कंसंट्रेशन A 0 और B कितना हो जाएगा? A0। यहाँ पर ये वैल्यू रख दीजिए, कंसंट्रेशन B की जगह पर A0 इक्वल टू K इनटू T की जगह पर क्या आ जाएगा? T लाइफ टाइम, KT लाइफ टाइम। K से डिवाइड कर दीजिए तो T लाइफ टाइम इक्वल टू A0 बाई T लाइफ टाइम इक्वल टू A0 बाई K। यहां से लाइफ टाइम का फार्मूला आ गया A0 upon K, where A0 is the initial concentration and K is the rate constant। तो लाइफ टाइम इक्वल टू A0 गिवन होगा, K गिवन होगा, तो उससे क्या फाइंड कर सकते हैं आप? लाइफ टाइम। तो यहां से दो फार्मूले आपके पास आ गए, एक हाफ लाइफ का, कि हाफ लाइफ कैसे होती है, क्या डिफाइन कैसे, क्या फार्मूला होता है, दूसरा लाइफ टाइम, लाइफ टाइम क्या होती है। तो दोनों का मतलब क्या है? हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें आधी रिएक्शन कंप्लीट हो, हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें आधी रिएक्शन कंप्लीट हो, और लाइफ टाइम वो टाइम है जिसमें पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। लाइफ टाइम वो टाइम है जिसमें पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो। और दोनों के फार्मूले क्या है? लाइफ टाइम इक्वल टू A0 बाई K, और अगर हाफ लाइफ निकालना है T हाफ इक्वल टू, तो फार्मूला क्या था? A0 अपॉन 2। उसका फार्मूला क्या था? A0 अपॉन 2। तो अगर दोनों को डिवाइड कर दो यहाँ से, तो आप लाइफ टाइम और हाफ लाइफ में रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं, तो बता सकते हैं कितना टाइम लगेगा। दोनों को अगर डिवाइड कर दो यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग T लाइफ टाइम अपॉन T हाफ इज इक्वल टू लाइफ टाइम का फार्मूला A0 अपॉन K होल अपॉन हाफ लाइफ की जगह पर A0 अपॉन 2K। इसको लिख सकते हैं A0 अपॉन K, ये 2 के ऊपर चला जाएगा, इनटू
2k अपॉन k नॉट, k से k कैंसिल, k नॉट से नॉट कैंसिल, क्या बचा 2, दैट इज इक्वल टू t लाइफ टाइम अपॉन t हाफ इज इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई कर दो तो t लाइफ टाइम इक्वल टू 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 2 t हाफ। दिस इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड लाइफ टाइम। दिस इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड लाइफ टाइम। तो देखिए ये कुछ चीजें हैं जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको ध्यान रखनी है। ये कुछ मेन पॉइंट थे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट होता। दूसरा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तीसरा पॉइंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कैसे निकालते हैं। फिर हाफ लाइफ क्या होती है और लास्ट में लाइफ टाइम कैसे निकालते हैं। ये लाइफ टाइम कैसे क्या होता है। तो ये टर्म थे आपके हाफ लाइफ के डिस्कशन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा ग्राफ वगैरह की बात कर लेते हैं। ग्राफ वगैरह कैसे होते हैं इसको नोट करिए, फिर ग्राफ वगैरह देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। पहली क्या, पहला पॉइंट का ध्यान रखना है, R इज इक्वल टू के, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कांस्टेंट होगा। सेकेंड पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू KT। तीसरा पॉइंट था concentration of A is equal to A naught minus KT. Fourth point, half life is equal to A naught upon 2K, and life time is equal to A naught upon। ये फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी होगी आप इन फार्मूलों की हेल्प से चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पूछा जाएगा इन फार्मूलों की हेल्प से हम लोग उसको फाइंड करते हैं। अब इन्हीं की देखिए ग्राफ की बात करते हैं। ये जो इक्वेशन है इन्हीं के लिए ग्राफ वगैरह ड्रा करें। तो अगर हम लोग रेट का ग्राफ ड्रा करें, पहला वेरिएशन हम देखने जा रहे हैं रेट का वेरिएशन टाइम के साथ। पहला ग्राफ ड्रा करना है दैट इज रेट वर्सेस टाइम, यानी रेट का वेरिएशन हमको देखना है टाइम के साथ। ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे क्या ले रहे हैं हम लोग रेट, और x एक्सिस पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं टाइम। यानी जब टाइम चेंज कर रहे हैं तो टाइम के साथ रेट कैसे चेंज करेगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम के साथ रेट कैसे चेंज करेगा। तो देखिए बहुत आसान है। पहले
इक्वेशन लिखी हुई है रेट इज इक्वल टू के, यहां पर क्या रेट की इक्वेशन में कहीं टाइम आ रहा है क्या? कहीं तो टाइम का टर्म ही नहीं है। इसका मतलब रेट तो हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कांस्टेंट होगा एक एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और किसके बराबर होता है? रेट कांस्टेंट के बराबर। तो टाइम चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज ही नहीं होगा, वो तो कांस्टेंट बना हुआ है। आप टाइम चेंज करते जाओ बट रेट ऑफ रिएक्शन तो एक बार जो आ गया लगातार वही क्या बना रहेगा? कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या बना रहेगा? कांस्टेंट। टाइम के साथ रेट ऑफ रिएक्शन चेंज ही नहीं होगा। तो रेट वर्सेस टाइम के लिए अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करें तो आप टाइम इस एक्सिस पे लगातार टाइम चेंज करते जा रहे हैं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या बना हुआ है? कांस्टेंट। ना तो वो घटेगा ना वो बढ़ेगा, लगातार क्या बने रहेगा? तो रेट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है दैट इज कांस्टेंट। अच्छा, अगर हम लोग एक दूसरा ग्राफ ड्रा करें दैट इज रेट वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं? रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करते जा रहे हैं। पहले इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोलर, फिर चेंज किया 2 मोलर, 3 मोलर, 4 मोलर, 5 मोलर, ऐसे लगातार इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट में क्या चेंज होगा? अगर हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करें तो रेट में क्या चेंज होगा? आपको ये बताना है। बिल्कुल क्लियर है, कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमेशा क्या बना रहता है? कांस्टेंट। ना तो वो टाइम पे डिपेंड करेगा, ना तो वो इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ भी क्या है? दैट इज कांस्टेंट। तो चाहे रेट का वेरिएशन टाइम के साथ देखो, चाहे रेट का वेरिएशन इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ देखिए, दोनों क्या रहेंगे? कांस्टेंट, क्योंकि डिपेंड ही नहीं करता। हमेशा R इज इक्वल टू K, और K कांस्टेंट है तो R भी क्या है? कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ आ गया रेट वर्सेस टाइम एंड रेट वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब रेट का वेरिएशन क्या है। अगला ग्राफ अगर हम लोग देखें कि कंसंट्रेशन B वर्सेस टाइम, B यानी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा? ये तो कांस्टेंट है। तो B का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा? हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं कंसंट्रेशन B वर्सेस टाइम का। तो देखिए कंसंट्रेशन B इज इक्वल टू KT, फार्मूला होता है कंसंट्रेशन B इज इक्वल टू KT। ये कौन सी एक्सिस है? Y एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है? X एक्सिस। Y एक्सिस पे क्या ले रहे हैं? B, तो यहां पर क्या रखते हैं हम लोग? Y इज इक्वल टू X एक्सिस पे किसको ले रहे हैं? T, तो T को किससे रिप्लेस कर दें? X, और एक स्टैंडर्ड लाइन इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx, दैट इज y इक्वल टू mx। और ये क्या है? y इक्वल टू mx क्या होती है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और कहां से पास होगी? ओरिजिन से। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन।
किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की, और कहां से पास होगी? ओरिजिन से। इन दोनों को कंपेयर करिए, वैसे ही है y इक्वल टू mx और कंसंट्रेशन v इक्वल टू kt। ये दोनों, ये जो इक्वेशन है इसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी जैसा ग्राफ इस लाइन का होगा वैसा ग्राफ हमारा v इज इक्वल टू kt का है। और इसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन कहां से पास करती रहेगी? ओरिजिन। ये पॉइंट क्या है? ओरिजिन। तो y इक्वल टू mx का ग्राफ ये है, और ऐसा ही ग्राफ इसका होगा कंसंट्रेशन v इक्वल टू y इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और इसका स्लोप क्या होगा? कंपेयर करिए दोनों को। m क्या देता है इस लाइन का स्लोप, और यहाँ पर m की वैल्यू क्या होगी? k। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा दैट इज इक्वल टू k। तो b वर्सेस t का ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड स्लोप क्या है इसका? k। तो दूसरा ग्राफ क्या हो गया आपका? b वर्सेस टाइम t, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट वर्सेस टाइम t। अब हम लोग बात करें कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा? तो देखिए जरा इसको, अगला ग्राफ ड्रा कर रहे हैं हम लोग। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम t, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एंड टाइम t। So this is the A is equal to A naught minus KT. A is equal to A naught minus KT. इसको ऐसे लिख लीजिए, माइनस KT पहले लिख लीजिए, माइनस KT प्लस A naught। अगर ऐसे लिखे y is equal to माइनस KT प्लस A naught, वही है A naught माइनस KT। हमने के टर्म पहले लिख दिया, माइनस KT प्लस A नॉट। अब देखिए यहाँ पर ये कौन सी एक्सिस है? ये वाली y एक्सिस पे क्या दी है? a, तो इसको रिप्लेस कर दो y से। a कौन सी एक्सिस पे है? y एक्सिस पे है, तो a की जगह पे लिख दिया y इज इक्वल टू, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे क्या ले रहे हैं? t, तो यहाँ पर t की जगह लिख दिया x, माइनस लगा हुआ है, माइनस mx प्लस c। इसको देखिए y इक्वल टू माइनस mx प्लस c, और इन दोनों कंपेयर करिए, वैसे ही है। यहाँ पर y की जगह पर a आ गया, माइनस m की जगह पर k, x को रिप्लेस किया t, और c दिस इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह पर क्या है? a नॉट। यानी जो ग्राफ इस लाइन का होगा, इस इक्वेशन का होगा, वही ग्राफ इसका भी हो जाएगा। और ये जो ग्राफ, ये जो इक्वेशन होती है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये जो ग्राफ होता है, इस लाइन का जो ग्राफ होगा, ये क्या देगा? स्ट्रेट लाइन देगा, और वो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा? माइनस m, और c का मतलब होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब लाइन y एक्सिस को कहां पर कट कर रही है। इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को कहां पर कट कर रही है। तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, मतलब x एक्सिस से ऊपर, और स्लोप निगेटिव है। इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ऐसी लाइन ड्रा करना है जिसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो और स्लोप निगेटिव। इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ये चीज इंटरसेप्ट है, और ये क्या है? स्लोप। स्लोप क्या है? तो ये जो लाइन है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? y इक्वल टू माइनस mx प्लस c, और जो ये होगी वही ग्राफ हमारा क्या होगा? a वर्सेस t का। ये भी तो ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेगा? y इक्वल टू माइनस mx प्लस c, ये दोनों सेम ही ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर a वर्सेस t का ग्राफ ड्रा करें तो कौन सी लाइन देगी आपको? y इक्वल टू माइनस mx प्लस c। ये जो लाइन है यही किसका ग्राफ देगी? इस इक्वेशन का। और यहां से अगर हम लोग कंपेयर करें तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी? माइनस k। ये टर्म क्या देगा आपको? स्लोप। स्लोप इज इक्वल टू माइनस k।
और C की वैल्यू A0, यानी जो इंटरसेप्ट है ओरिजिन से लेके जिस पॉइंट को कट कर रहा जहां तक की डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू A0, यानी जो पॉइंट कट किया जहां पे लाइन कट कर रही है वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा A0। ये 0 है, ये A0 होगा, तो इसके बीच की डिस्टेंस भी क्या हो गई A0। तो ये ग्राफ है दैट इज A वर्सेस टाइम t। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कैसे वेरी करेगा। देखिए टाइम के साथ रिएक्टेंट रिएक्शन कहाँ जा रही है, प्रोडक्ट की तरफ, तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन घटना चाहिए, तो देखिए घट भी रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन लगातार घटता जा रहा है, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। हम लोग पढ़े भी थे कि टाइम जब बढ़ेगा तो रिएक्टेंट किस में जाएगा, प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट घटेगा और प्रोडक्ट बढ़ेगा। ग्राफ से भी दिख रहे हैं जब टाइम बढ़ेगा तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन घट रहा, टाइम बढ़ेगा तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ रहा। होना यही चाहिए, रिएक्टेंट घटना चाहिए और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए। तो ये जो ग्राफ है दैट इज द A वर्सेस T का, A वर्सेस टाइम T की, टाइम T के साथ रिएक्टेंट कैसे वेरी करना। अगला ग्राफ अगर हम लोग ड्रा करें हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ किस पर डिपेंड करती है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर इसकी वैल्यू चेंज करते जाए हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन तो हाफ लाइफ भी चेंज होती जाएगी। तो हाफ लाइफ का वेरिएशन A0 के साथ अगर हम लोग देखें तो जो ग्राफ ड्रा करना है आपको, दैट इज हाफ लाइफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखे हो, चेंज नहीं कर रहे हो, तब तो हाफ लाइफ कांस्टेंट हो गई, फिर तो चेंज ही नहीं होगी, क्योंकि K कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, इसको भी आपने फिक्स कर दिया तो हाफ लाइफ तो कांस्टेंट है। लेकिन अगर बाय चांस इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करना शुरू कर दो, पहले 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, लगातार इसकी वैल्यू चेंज करो, तब हाफ लाइफ कैसे चेंज होगी। तो हाफ लाइफ का वेरिएशन देखना है इनिशियल कंसंट्रेशन। तो देखिए इक्वेशन क्या है, T हाफ इज इक्वल टू A0 अपॉन 2K, इसको ऐसे लिख लीजिए 1 अपॉन 2K, इसको अलग कर लो इनटू A0, वही बात है A0 अपॉन 2K, लेकिन 1 अपॉन 2K अलग लिख लिया इनटू A0। फिर से देखिए ये कौन सी एक्सिस है, y, यानी T हाफ को कौन सी एक्सिस पे ले रहा है, y एक्सिस पर, तो T हाफ की जगह पर लिख दीजिए y इज इक्वल टू, दिस इज द x एक्सिस, A0 को कौन से एक्सिस पे ले रहा है, x एक्सिस पर, तो A0 की जगह पर क्या लिख दीजिए x, और ये क्या बन गई y इक्वल टू mx, दैट इज द y इक्वल टू mx। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, दिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और जो इसका ग्राफ होगा वही ग्राफ इसका, क्योंकि y इक्वल टू mx, दोनों कंपेयर करिए, सेम लाइन है, सेम इक्वेशन, सेम टाइप की इक्वेशन है, तो y इक्वल टू mx, ये भी क्या बनता है y इक्वल टू mx। और यहां से कंपेयर किया तो y की जगह पर y एक्सिस पे क्या ले लिया T हाफ, x एक्सिस पे क्या ले लिया A0, और स्लोप कितना आ गया 1 अपॉन 2K, यानी इस लाइन का जो स्लोप होगा दैट इज 1 अपॉन 2K, स्लोप दैट इज 1 अपॉन 2K। तो ये वाला जो ग्राफ मिल गया आपको, किसका ग्राफ है, दिस इज द हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन।
इनिशियल कंसंट्रेशन अगर चेंज करोगे तो हाफ लाइफ भी चेंज होती जाएगी। और क्या वेरिएशन था, इनिशियल हाफ लाइफ जो होती है इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। यानी अगर इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो हाफ लाइफ क्या होगी, बढ़ेगी। इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ाने से हाफ लाइफ बढ़ेगी। और देखिए दिख भी रहा है यहां पर, जब इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं हम लोग, इधर 0 से स्टार्ट करके बढ़ रहे हैं, तो हाफ लाइफ भी देखिए लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जब इनिशियल कंसंट्रेशन यहां पर था तो इस पॉइंट पर हाफ लाइफ कुछ ये थी, इनिशियल कंसंट्रेशन ये था, तो हाफ लाइफ ये है। इनिशियल कंसंट्रेशन यहां से बढ़ा के आप यहां पर ले गए, तो इस पॉइंट पर हाफ लाइफ देखा, तो इस पॉइंट पर हाफ लाइफ की वैल्यू ये, यानी हाफ लाइफ यहां से बढ़ के कहां पहुंच गई, यहां पर। तो जैसे जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे हाफ लाइफ की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाने से हाफ लाइफ बढ़नी भी चाहिए, फार्मूले से भी वही दिख रहा है। ऐसे हम लोग ग्राफ ड्रा कर सकते हैं लाइफ टाइम एट ए नॉट का। सेम ग्राफ ऐसे ही रहेगा, केवल स्लोप चेंज होगा। तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ लाइफ टाइम का चेंज देखें कैसे होगा, तो वैसे सेम ग्राफ रहेंगे, केवल चेंज किसका होगा, आपका स्लोप का। तो आप इसको भी ड्रा कर सकते हैं। तो ये ग्राफ है आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कि रेट का वेरिएशन टाइम के साथ कैसे होगा, कंसंट्रेशन से कैसे होगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, और हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करेगा। तो ये कंप्लीट डिस्कशन आपका हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बस इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये फार्मूले, और अगर ग्राफ वगैरह आ जाए तो ये क्या होते हैं उनके ग्राफ। अब अगले टाइम हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिस्कशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे क्या होता है। देखिए जो जीरो और फर्स्ट आपके सिलेबस में है, लेकिन उसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इवन पूरी काइनेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। तो अगले टर्म से हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और उसमें टाइम लगेगा थोड़ा, 4-5 लेक्चर उसमें डिस्कस करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो थोड़ा छोटा पार्ट है, बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, काफी चीजें उसमें डिस्कशन होगी। तो अगले टर्म से हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर